हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं जो संबंधित है आत्मनिर्भर भारत अभियान से। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मई को आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों, इस अभियान के तहत कोरोना वायरस की वजह से जो देश के आर्थिक हालात बिगड़ रहे थे उसको उबारने के लिए मोदी जी ने इस अभियान को स्टार्ट किया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो आर्थिक पैकेजों का ऐलान किया गया है 5 श्रेणियों में अलग अलग, तो उसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल जीएसआर स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो उसको लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है इससे संबंधित क्वेश्चन अब जो आगे वाले आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें जरूर पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने रुपए के पैकेज की घोषणा की है। जो ये टोटल पैकेज है जो 12 मई को उन्होंने अभियान घोषित किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसमें टोटल पैकेज की जो घोषणा की गई है वो की गई है 12 लाख करोड़ रुपए, सॉरी 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या नारा दिया है। तो दोस्तों, हमारे पीएम मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक नारा दिया है जिसको कहा है उन्होंने वोकल फॉर लोकल। ठीक है, वोकल फॉर लोकल, ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए बताए गए 4L क्या हैं। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन 4L से जरूर बनेगा क्वेश्चन कि 4L में क्या है। ठीक है, 4L का मतलब क्या क्या है इसमें L का, तो इसका है लैंड एंड लेबर, लिक्विडिटी एंड एवं ला। ठीक है, ये चारों जो हैं 4L उन्होंने बताए हैं इसको। लैंड यानी ज़मीन, लेबर यानी श्रम, लिक्विडिटी यानी नकदी, ला यानी कानून। ये चारों जो हैं 4L बताए गए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत का आर्थिक पैकेज देश की जीडीपी के कितने फीसद है। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत जो है उसका जो आर्थिक पैकेज दिया गया है 20 लाख करोड़ रुपए का, वो देश की टोटल जीडीपी का कितने फीसद है दोस्तों। तो जो टोटल परसेंटेज आ रहा है दोस्तों वो है 10%। ठीक है, तो 10% के बराबर है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10%। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ ये भी पूछी जा सकती है कि सबसे ज़्यादा जो कोरोना को लेकर ये जो आर्थिक पैकेज दिए जा रहे हैं अलग अलग देशों के द्वारा, इसमें सबसे ज़्यादा अपनी जीडीपी के कितने फीसद जो है सबसे ज़्यादा किसने दिया है। तो सबसे ज़्यादा जापान ने 21.1%, जापान ने दोस्तों 21.1% जो है वो आर्थिक पैकेज दिया है अपनी जीडीपी का। उसके बाद अमेरिका ने 13% दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, और भारत ने अपनी जीडीपी का 10% दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बताए गए आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत के 5 आधार स्तंभ कौन है। तो दोस्तों, मोदी जी के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत का सपना देखा गया है उसके 5 आधार स्तंभ कौन कौन से हैं। इकोनॉमी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। ये पांचों जो हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये इसमें से कोई एक आपका ऑप्शन में आएगा और उसको आपको ढूंढना होगा उसमें। ठीक है, तो ये पांचों आप एक बार फिर से देख लीजिए, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम एवं डेमोग्राफी और डिमांड। ये 5 आधार स्तंभ बताए हैं आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत के मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 से 25 के बीच आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो 2020 से लेकर 2025 के बीच जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे रुपए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2,
111 लाख करोड़, ठीक है, 111 लाख करोड़ रुपए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। कब से कब तक? 2020 से लेके 2025 के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें सबसे अधिक 24% राशि जो है वो ऊर्जा क्षेत्र में खर्च होगी। ये भी आपको याद रखना है, किसके अंतर्गत? 24% राशि जो है, 24% राशि इसकी 111 लाख करोड़ की, ये ऊर्जा के क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएसएमई के लिए कितने करोड़ रुपए के पूर्ण रूप से गिरवी मुक्त कर्ज की घोषणा पर केंद्र ने मुहर लगाई है? तो दोस्तों, एमएसएमई के लिए जो है 3 लाख करोड़ रुपए का ये रखा गया है दोस्तों, ठीक है, 3 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम राइट आंसर है। अच्छा, इस कर्ज के लिए जो है बैंक एमएसएमई से मैक्सिमम 9.25% की दर से ब्याज लेगा, ठीक है। कोई भी बैंक जो होगा वो एमएसएमई से मैक्सिमम 9.25% की दर से ब्याज ले सकेगा। और जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है यानी एनबीएफसी, ठीक है, वो एमएसएमई से 14% तक जो है मैक्सिमम ब्याज लेने की छूट होगी उनको, इससे ऊपर नहीं ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति को सफल बनाने के लिए केंद्र ने कितनी धनराशि की योजना को मंजूरी दी है? तो नीली क्रांति संबंधित होती है दोस्तों मछली पालन से, ठीक है, मत्स्य पालन से। इसको सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 20,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से मतलब क्या है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हम लोग जनरली एफडीआई भी संबोधित करते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये टर्म आएगा एफडीआई, ठीक है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। अच्छा, तो ये जो सीमा है वो 49% थी अभी तक, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74%, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 74%, ठीक है। अच्छा, ये जो रक्षा क्षेत्र कहा जा रहा है यहाँ पर, ये टोटली जो है मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन संवेदनशील सेक्टर में निजी निवेश का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, रक्षा, अंतरिक्ष, आणविक, इन सभी क्षेत्रों में ये जो संवेदनशील सेक्टर हैं, रक्षा क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र और आणविक ऊर्जा, इन तीनों में निजी निवेश का प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों। अभी तक इसमें केवल सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां होती थीं वही इसमें भाग लेती थी दोस्तों, ठीक है, लेकिन अब प्राइवेट जो सेक्टर है वो भी इसमें काम कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए कितने रुपए का निवेश होगा? तो दोस्तों, कोयला सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए कितने रुपए का निवेश करने का फैसला लिया सरकार ने? 50,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार कितने कोयला ब्लॉकों को कॉमर्शियल माइनिंग के लिए देने का ऐलान किया गया है? दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोयला ब्लॉक जो हैं उनको कॉमर्शियल माइनिंग के लिए देने का ऐलान किया गया है। तो कितने दोस्तों किया गया? 50 का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 50 कोयला ब्लॉकों को कॉमर्शियल माइनिंग के लिए दिया जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने खनन ब्लॉक को निजी सेक्टर को देने का ऐलान किया गया है? तो दोस्तों, खनन यानी खनिज जो होते हैं उनका जो एक होता है कोयला जो ब्लॉक है और एक खनन ब्लॉक यानी खनिज ब्लॉक, तो ये 500 संख्या इसकी है। 500 खनन ब्लॉक को निजी सेक्टर को देने का ऐलान किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री ने सस्ती उड़ान सेवाओं के लिए कितने रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों, वित्त मंत्री ने जो सस्ती उड़ान सेवाओं की बात की जा रही है, ठीक है, ये उड़ान सेवा की जो लागत है उसमें कमी लाने के लिए इन्होंने एक पैकेज की घोषणा की है। वो कितने रुपए का पैकेज है? 1,000 करोड़ रुपए का दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, 1,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, ये जो रुपयों की संख्या है 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, ये सारे आपको याद रखने हैं। ये जो आंकड़े होते हैं यही एग्जाम में पूछे जाएंगे कि किस चीज़ के लिए कितने रुपए की घोषणा की गई है। तो इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा फ्रेंड्स, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा फ्रेंड्स। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आत्मनिर्भर भारत अभियान से जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने कंपनियों की दिवालिया प्रक्रिया के तहत
आईबीसी में जाने वाले मामलों की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो दोस्तों जो ये आईबीसी टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, आईबीसी इसका फुल फॉर्म होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यानी ये दिवालिया कानून है, ठीक है। उसमें जो है जो मामले जाते हैं उसकी सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी अब जो 1 करोड़ रुपए तक का जो मामला होगा वही जो है आईबीसी में जाएगा, उससे नीचे के मामले इस प्रक्रिया के तहत नहीं जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने दिवालिया प्रक्रिया पर कितने समय के लिए रोक लगाई है। तो दोस्तों भारत सरकार ने जो दिवालिया प्रक्रिया होती थी उस पर रोक लगा दी है कुछ समय के लिए, और ये कितने समय के लिए लगाई है दोस्तों, 1 साल के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, यानी 1 साल तक किसी भी एमएसएमई या किसी भी सेक्टर में दिवालिया की प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी, ठीक है। ये सब हो रहा है कोरोना की वजह से, क्योंकि आर्थिक जो वो है प्रगति वो रुक गई है भारत की एकदम से। ये सभी देशों के साथ ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स। अच्छा, जो आईबीसी की धारा, ये जो प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, चाहे ये जो आईबीसी में जाने वाले मामलों की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करना, या दिवालिया प्रक्रिया पर जो रोक लगाई गई है 1 साल के लिए, इसके लिए सरकार जो है वो आईबीसी की धारा 240A में संशोधन करेगी दोस्तों। ये भी आपको याद होना चाहिए कि आईबीसी की धारा जो है 240A के अंतर्गत ये सारे काम होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र द्वारा वित्तीय संकट से जूझते राज्यों के लिए उधारी सीमा 3% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो दोस्तों केंद्र द्वारा जो वित्तीय संकट से जूझते हुए राज्य हैं उनके लिए उधारी सीमा या कर्ज सीमा जो है वो 3% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5%। अच्छा, ये जो उधारी सीमा है ये किसके संबंध में बात हो रही है, ये तो जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके संबंध में बात हो रही है। यानी जीएसडीपी जो होती है उसका 3% अभी तक जो था वो उधारी सीमा थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में काम देने के लिए कितने अतिरिक्त रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों मनरेगा के लिए पहले से ही जो है 61,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया था दोस्तों। इस साल का जो बजट आया था दोस्तों भारत का, उसमें मनरेगा से संबंधित जो भी मजदूर थे उनको काम देने के लिए 61,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था दोस्तों, ठीक है, बजट के अंतर्गत। लेकिन जो कोरोना से संबंधित जो प्रवासी मजदूर जो हैं अपने अपने घरों को लौट रहे हैं उनको भी काम देने के लिए अतिरिक्त रुपयों का प्रावधान किया गया है। तो वो रकम कितनी है, 40,000 करोड़ रुपए। कितने अतिरिक्त रुपयों का प्रावधान किया गया दोस्तों, 40,000 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये सारी रकम आपको याद रखनी है। जो आंकड़े हैं 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, या और भी जो ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक पैकेज के तहत डिस्काम्स को बकाया भुगतान के लिए कितनी मदद मिलेगी। तो दोस्तों जो आर्थिक पैकेज घोषणा की गई है इसके तहत डिस्काम जो हैं उनको बकाया का भुगतान करने के लिए मदद दी जाएगी। अच्छा, डिस्काम जो हैं ये क्या होते हैं, जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, ठीक है, उनको डिस्काम्स कहा जाता है दोस्तों। और इनको बकाया भुगतान के लिए मदद जो दी जाएगी सरकार के द्वारा वो होगी 90,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 90,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम करदाताओं के लिए आर्थिक पैकेज में टीडीएस व टीसीएस की दरों में कितनी कटौती की गई है। तो दोस्तों जो आम करदाता होते हैं उनको जो है टीडीएस और टीसीएस कटता है, उनके जो है उसमें जो दर हो उसकी उसमें कटौती की गई है। तो कितने % की कटौती की गई है, 25% की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक पैकेज में एनबीएफसी के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों जो टोटल राशि का प्रावधान किया गया है एनबीएफसी के लिए वो कितना किया गया है, 75,000 करोड़ रुपए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है एनबीएफसी के लिए। दोस्तों एनबीएफसी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो एनबीएफसी के लिए जो 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसके तहत ये डिवाइड कैसे होगा दोस्तों, इसमें करा क्या जाएगा कि जो 30,000 करोड़ रुपए होंगे ये दो टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा। 75,000 करोड़ रुपए, जो 30,000 करोड़ रुपए होंगे वो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम होंगी दोस्तों, ठीक है। 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम होगी जो बड़ी व प्रमुख एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी व माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए होगी दोस्तों, ठीक है। और इन 30,000 करोड़ रुपए जो होंगी स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, इस पूरी ही राशि पर गारंटी सरकार देगी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि 75,000 करोड़ रुपए का जो है बंटवारा दो हिस्सों में किया गया है उसको खर्च करने के लिए, कि 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो बड़ी व प्रमुख एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी व माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए होगी, और इस पूरी राशि पर यानी 30,000 करोड़ रुपए पर सरकार पूरी गारंटी देगी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा 45,000 करोड़ रुपए यानी 45,000 करोड़ रुपए जो हैं उनको वो किसके लिए रखे गए हैं, कम रेटिंग वाली एनबीएफसी या इस तरह के दूसरे वित्तीय संस्थानों के लिए, ठीक है। इसके तहत इन्हें मिलने वाले जो बैंकिंग कर्ज होंगे उसके 20% हिस्से पर सरकार गारंटी देगी। अभी हम लोगों ने इसके पहले पॉइंट देखा कि 30,000 करोड़ रुपए जो बड़ी एनबीएफसीज हैं उन पे पूरी गारंटी सरकार देगी, ठीक है। और जो 45,000 करोड़ रुपए हैं जो कम रेटिंग वाली एनबीएफसी के लिए रखा गया है, इसके जो बैंकिंग कर्ज होंगे इसके 20% हिस्से पर सरकार की गारंटी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने करोड़ तक के सरकारी खरीद के टेंडर में विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी। तो दोस्तों 200 करोड़ तक के जो सरकारी खरीद के टेंडर होते हैं उनमें विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 200 करोड़ तक का कोई भी सरकारी खरीद का टेंडर होगा तो उसमें केवल जो लोकल कंपनियां हैं, भारत अपने देश की जो कंपनियां हैं वही उसमें हिस्सा लेंगी, और 200 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई टेंडर निकलेगा अगर सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकारी खरीद का, तो उसमें ही विदेशी कंपनियां हिस्सा लेंगी अब, ठीक है। इससे जो है लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूती मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएसएमई के लिए बनाए गए फंड ऑफ फंड्स का आकार कितना है दोस्तों। तो एमएसएमई के लिए, ठीक है, जो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं उस एमएसएमई के विस्तार के लिए एक फंड ऑफ फंड्स का निर्माण किया गया है दोस्तों। उसका आकार है 50,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि फंड ऑफ फंड्स का आकार कितना है, कितने रुपए फंड ऑफ फंड्स के लिए आवंटित किए गए हैं, 50,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएसएमई की नई परिभाषा के तहत दोस्तों जो एमएसएमई की परिभाषा थी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है, इनमें कुछ चेंजमेंट कर दिया गया है। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि एमएसएमई की नई परिभाषा के तहत स्मॉल इंटरप्राइज कितने तक के निवेश वाली मानी जाएगी, यानी कि किसी कंपनी में या किसी इंटरप्राइज में कितना निवेश हो जो वो स्मॉल के अंतर्गत मानी जाएगी, स्मॉल इंटरप्राइज के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 10 करोड़ रुपए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब इसको समझ लेते हैं दोस्तों कि जो नई परिभाषा आई है एमएसएमई की, उसके तहत जो माइक्रो इंडस्ट्रीज थी उसमें पहले क्या होता था अभी तक कि 25 लाख तक का निवेश हो और सर्विस क्षेत्र के लिए यह सीमा 10 लाख तक की थी, ठीक है। यानी अगर आपकी कंपनी में 25 लाख तक का निवेश किया गया है तो वो माइक्रो इंटरप्राइज के अंतर्गत आती है दोस्तों। और अगर आपकी कंपनी सर्विस क्षेत्र से संबंधित थी तो ये सीमा 10 लाख तक की थी, ठीक है। यानी 10 लाख तक के निवेश वाली जो इंटरप्राइज थी वो माइक्रो के अंतर्गत आती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया, नई जो परिभाषा इन्होंने बनाई है सरकार ने एमएसएमई के लिए, तो माइक्रो के जो है माइक्रो इंटरप्राइज के लिए जो निवेश है वो 1 करोड़ तक का कर दिया है। यानी 1 करोड़ तक का निवेश जिस इंटरप्राइज में है या और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है किसी इंटरप्राइज का, तो वो जो है अब माइक्रो के अंतर्गत आएगी, ठीक है। पहले क्या था वो स्मॉल में पहुंच जाती थी, लेकिन अब वो माइक्रो रहेगी। और जो स्मॉल इंटरप्राइज का जो उन्होंने तय किया है कि 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का टर्नओवर जिस इंटरप्राइज का होगा वो स्मॉल के अंतर्गत आएंगी दोस्तों, ठीक है। अभी तक जो चला आ रहा था नया
पुराने नियम के अंतर्गत कि 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक का जो निवेश होता था वो स्मॉल के अंतर्गत आता था दोस्तों, ठीक है। और सर्विस सेक्टर के लिए ये सीमा 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक की होती थी। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और मीडियम जो इंटरप्राइज है उसके लिए क्या किया गया है नई परिभाषा के अंतर्गत कि 20 करोड़ तक का निवेश व 100 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आपकी जो इंटरप्राइज है वो मीडियम के अंतर्गत आएगी। लेकिन पहले की जो परिभाषा थी उसके अंतर्गत क्या था कि 5 से लेके 10 करोड़ तक का निवेश व सर्विस सेक्टर के लिए 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का, ठीक है। तो ये जो पुरानी परिभाषा और नई परिभाषा इन दोनों में आपको हमने अंतर बताया, ये आपको अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे और उसको याद रखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। माइक्रो के लिए जो निवेश तय किया गया है वो 1 करोड़ तक का निवेश व 5 करोड़ तक का टर्नओवर, नई परिभाषा के अंतर्गत बात कर रहे हैं दोस्तों। और स्मॉल के लिए 10 करोड़ तक का निवेश व 50 करोड़ तक का टर्नओवर, ठीक है। और मीडियम के लिए 20 करोड़ तक का निवेश व 100 करोड़ तक का टर्नओवर। ये जो नई परिभाषा के अंतर्गत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज की बात की गई है। और जो पुराने अभी तक चला आ रहा था नियम वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो अभी तक जो नियम था माइक्रो के लिए वो 25 लाख तक का निवेश था दोस्तों, और सर्विस क्षेत्र के लिए अलग से था कि 10 लाख तक का निवेश मान था। स्मॉल के लिए 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक का निवेश और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक का। मीडियम इंटरप्राइज के लिए पुरानी परिभाषा के अंतर्गत था 5 से 10 करोड़ तक का निवेश और सर्विस सेक्टर के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार फिर से खड़ा करने के लिए पैकेज में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों जो सड़कों पर रेहड़ी पटरी वाले होते हैं इनका कारोबार बहुत ही इस पर असर पड़ा है कोरोना की वजह से, ठीक है। और इनके कारोबार को फिर से खड़ा करने के लिए सरकार ने आर्थिक पैकेज में कुछ रुपयों का प्रावधान किया है। वो कितना है दोस्तों? 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको कारोबार फिर से खड़ा करने के लिए 10,000 रुपये तक का लोन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा और उसके तहत जो है ये जो 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा रेहड़ी पटरी वालों को, इसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है दोस्तों। ये आपको 10,000 रुपये भी याद रखने हैं कितने तक का कर्ज दिया जाएगा रेहड़ी पटरी वालों को, और टोटल कितना प्रावधान किया गया है आर्थिक पैकेज में इनके लिए 5,000 करोड़ रुपए, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि क्षेत्र की सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विकास के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों सरकार ने इस आर्थिक पैकेज के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनके विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुधन को स्वस्थ रखने के लिए कितनी राशि निश्चित की गई है? ठीक है, तो इस पैकेज में पशुधन को स्वस्थ रखने के लिए टोटल 13,000 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 13,000 करोड़ रुपए पशुधन को स्वस्थ रखने के लिए जो है आर्थिक पैकेज में राशि निश्चित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैकेज में डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए कितनी सहायता दी जाएगी? तो दोस्तों जो आर्थिक पैकेज है उसमें डेयरी क्षेत्र जो से संबंधित जितना भी जो है उसमें सहायता राशि कितनी दी जाएगी? 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। डेयरी क्षेत्र के लिए विकास के लिए कितनी सहायता राशि है? 15,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये योजना का नाम आप याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक पैकेज में कितनी राशि घोषित की गई है? दोस्तों जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसके लिए कितना प्रावधान किया गया है? 20,000 करोड़ रुपए का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो 20,000 करोड़ रुपए दोस्तों दो भागों में डिवाइड होंगे दोस्तों, जिसमें से देखो ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये दो भागों में डिवाइड होंगे। पहला हिस्सा होगा 9,000 करोड़ का, ठीक है, यानी 9,000 करोड़ रुपए जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, ये जो यूज़ किया जाएगा 9,000 करोड़ रुपए ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाएगा, और बाकी का 11,000 करोड़ रुपए, बाकी का 11,000 करोड़ रुपए समुद्री व एक्वाकल्चर गतिविधि के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं कि
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि घोषणा की गई है? 20,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। और उसमें उसके अंतर्गत जो 20,000 करोड़ रुपए घोषणा की गई है उसमें से 9,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए हैं और 11,000 करोड़ रुपए जो हैं वो समुद्री व एक्वाकल्चर गतिविधि के लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी राशि घोषित की गई है? तो दोस्तों जो टर्म लिखा हुआ है हर्बल खेती, तो इसको आपको समझना होगा कि हर्बल खेती से मतलब है कि जड़ी बूटियों की खेती। सरकार ने ये कहा है कि जो गंगा की बेल्ट है, गंगा नदी के किनारे का जो इलाका है उसमें किसान जो हैं जड़ी बूटियों की खेती करेंगे, इसी को हर्बल खेती का नाम दिया गया है। इसके लिए जो प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को एक राशि की घोषणा की गई है, वो कितनी है दोस्तों? 4,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है हर्बल खेती के लिए। हर्बल खेती का मतलब है जड़ी बूटियों की खेती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहद उत्पादन बढ़ाकर निर्यात मांग को पूरा करने के लिए कितने रुपए का देने का फैसला किया गया है? तो दोस्तों शहद उत्पादन बढ़ाकर का मतलब है कि मधुमक्खी पालन के विकास के लिए। जब मधुमक्खी पालन किसान करेंगे तभी तो शहद उत्पादन बढ़ेगा दोस्तों। तो शहद उत्पादन बढ़ाने का मतलब है कि मधुमक्खी पालन के विकास के लिए कितने रुपए का देने का फैसला किया है सरकार ने? 500 करोड़ रुपए का दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 500 करोड़ रुपए मधुमक्खी पालन के विकास के लिए या शहद उत्पादन बढ़ाकर निर्यात मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने देने का फैसला किया है इस आर्थिक पैकेज के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन ग्रीन के तहत कितनी अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन ग्रीन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 2018-19 का जो बजट आया था भारत सरकार का, उसमें इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी? ऑपरेशन ग्रीन की, ठीक है। इसके तहत एक टर्म था TOP, टॉप, यानी टमाटो, ऑनियन और पोटैटो। इन तीनों के जो दाम है वो अपने देश में बहुत उनमें उतार चढ़ाव रहता है। कभी जो है बहुत हाई हो जाते हैं दाम और कभी बहुत लो हो जाते हैं, जिससे किसानों को भी दिक्कत होती है और आम उपभोक्ताओं को भी दिक्कत होती थी दोस्तों। तो सरकार ने एक ऑपरेशन ग्रीन के जो है स्टार्ट किया, उसके तहत जो ये टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो यानी टॉप जो था, ये फैसला किया गया सरकार के द्वारा कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि इनके दाम जो है लगभग बराबर रहे पूरे साल, ठीक है। तो इसी के तहत जो है ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया था 2018-19 के बजट में। तो अब इसमें इसके तहत जो है इन्होंने क्या किया है, इस आर्थिक पैकेज में ये घोषणा की कि इसके लिए जो बजट में जो प्रावधान किया गया था उसके अलावा 500 करोड़ रुपए और इन्होंने घोषित किए हैं दोस्तों, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो है धनराशि दी है इसको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और इसमें एक चेंजमेंट और किया है दोस्तों कि अभी तक क्या था, इस ऑपरेशन ग्रीन के तहत केवल टॉप की बात करते थे, यानी टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो की, लेकिन अब जो है इसको बदल दिया है टॉप से टोटल, ठीक है। और टोटल में जो है टू ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल, जितने भी सब्जी और फल हैं उन सबको शामिल कर दिया गया है और इसके लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज था दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, वो सारे हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। और ये करंट का टॉपिक है दोस्तों, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अगर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और आगे शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स, तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।